गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे। सम एवरेजेस आपको कैलकुलेट करने के लिए नोट कराया था। वी एक्स स्क्वेयर 3 डायमेंशन पार्ट के लिए लास्ट लेक्चर में जो आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्कस किया है, दैट प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर आप यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर बाई 2 kbt वी एक्स स्क्वेयर डी वी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर बाई 2 kbt डी वी एक्स। जो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट वाले इंटीग्रेशन हैं वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम रहेंगे। ये y कंपोनेंट के लिए सिमिलर फॉर्म z कंपोनेंट के लिए मिलेगा एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस केबीटी डी वी जेड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी जेड स्क्वायर बाई 2 kbt डी वी जेड। दीज इंटीग्रेशंस y और z कंपोनेंट वाले इंटीग्रेशंस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम है, जहाँ तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे ये इंटीग्रेंड इवन है, लिमिट इक्वल अपोजिट, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ पार्ट के लिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही है, क्लियर। तो मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। ओनली एक्स कंपोनेंट वाले इंटीग्रल वैल्यू को यहाँ पे आप फाइंड करेंगे, y और z वाले टर्म्स रेशो में 1 हो जाएंगे। गामा फंक्शन का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट में स्क्वायर टर्म है और यहाँ पे पावर 2 है और डिनोमिनेटर में पावर 0 है। तो न्यूमरेटर पार्ट में गामा 3/2 बनेगा, 2 + 1/2 गामा 3/2, दैट इज हाफ रूट पाई डिवाइडेड बाई m बाई 2 kbt टोटल पावर 3/2। डिनोमिनेटर पार्ट के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा हाफ बनेगा, दैट इज स्क्वायर रूट पाई m बाई 2 kbt टोटल पावर 1/2। m बाई 2 kbt पावर हाफ, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर 1 प्रेजेंट रहेगा, रूट पाई एडजस्ट हो जाएगा और ये 2 kbt न्यूमरेटर में जाएगा। इस 2 को एडजस्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा kbt/m। और भी आपको एवरेजेस शायद फाइंड करने के लिए नोट कराए होंगे, वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर सिमिलर अप्रोच से फाइंड करेंगे तो अब की बार ये इंटीग्रल की वैल्यू आपको kbt/m मिला है। जब आप वी वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स और जेड कंपोनेंट वाई डिपेंडेंट इंटीग्रल में यहाँ पे मल्टीप्लाई में वी वाई स्क्वायर बनेगा और ये कंडीशन फिर से सेम आएगा, क्योंकि जो फॉर्म है वाई कंपोनेंट के लिए फॉर्म जो एक्स कंपोनेंट के लिए फॉर्म यहाँ पे है उससे मैच करेगा। और डेफिनेट इंटीग्रल में अगर इंटीग्रेंड फॉर्म मैच करता है, लिमिट मैच करती है तो रिजल्ट भी सेम आएगा। तो ये वी वाई स्क्वायर एवरेज यहाँ पे kbt/m बनेगा। ऐसे जेड कंपोनेंट के स्क्वायर के लिए जब आप एवरेज फाइंड करेंगे तो kbt/m बनेगा। इसी में आपको वी स्क्वायर एवरेज फाइंड करने के लिए फाइंड बोला होगा, तो वी स्क्वायर एवरेज के लिए वी एक्स स्क्वायर एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर एवरेज प्लस वी जेड स्क्वायर एवरेज, these 3 एवरेजेस को ऐड करेंगे तो 3 kbt/m बनेगा। 3 डायमेंशन में यही एवरेज आपको स्पीड के लिए बताया था। आप ये कंपेयर कर सकते हैं, सी स्क्वायर एवरेज आपको 3 kbt/m बताया था। तो यहाँ से वी आर एम एस अगर आप फाइंड करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए पार्ट अगर आप ये फाइंड करें मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये टर्म फिर से स्पीड से मैच कर जाएगा। और मैच करने का रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्शन पार्ट यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा और रिजल्ट स्पीड से मैच करेगा। बट जो 1 पावर वाले रिजल्ट हैं वो मैच नहीं करते हैं। सी एवरेज आपने कोई और फॉर्म नॉन जीरो वैल्यू कैलकुलेट किया था और वी एवरेज लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया तो 0 है। तो जहाँ पे डायरेक्शन पार्ट आ रहा होगा उन पावर के लिए रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे डायरेक्शन टर्म एक्सक्लूड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वो टर्म स्पीड से मैच करते हैं। इसके अलावा तो शायद कोई और फॉर्म नोट नहीं किया होगा दीज पार्ट के लिए एवरेज कैलकुलेट करने के लिए लास्ट लेक्चर में। और एक था सर वी एक्स टू का प्रोडक्ट वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्रोडक्ट। यस सर। तो प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पे चेक करें, अभी ये जो इंटीग्रल पार्ट है, अगर वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर एवरेज को आपको चेक करना हो इसी इंटीग्रेशन पार्ट में, तो ये आपकी बार ये वी एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वी वाई। ये रिजल्ट अभी आपने फाइंड किया, इसके इक्विवेलेंट रिजल्ट सेम बनेगा, ये टर्म रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इजीली सिमिलर अप्रोच से आप फिर से ये प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। 3 kbt/m वी एक्स स्क्वायर के लिए और 3 kbt/m वी वाई स्क्वायर के लिए, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए इसी इंटीग्रेशन पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी के
प्रोडक्ट में आप नोट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट केस के लिए एक्स वाई जेड कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी अनदर कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ पे इंडिकेशन में वेरिएबल सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने से जो इंडिकेशन पार्ट है उनके रिजल्ट सबके सेम आएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट स्क्वायर का स्क्वायर के प्रोडक्ट का एवरेज है यहाँ पे केबीटी का, हाँ जी केबीटी वाई, ये 3 टर्म हट जाएगा, ओनली केबीटी वाई, क्योंकि मैंने ये पार्ट का नोट कर यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको नोट करना है, इस पार्ट को। तो ये आपको मैं हिंट कर रहा था कि रीजन भी आपको पता होना चाहिए इसका, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एडिटिव है, तो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के स्क्वायर के एवरेज का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, और ये स्क्वायर टर्म आपको फाइंड करना है। तो 3 डायमेंशन के लिए ये पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अगर डायमेंशन चेंज करेंगे तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस होंगे वो आप यहाँ पे फिर से चेक कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन के लिए डिस्कस करते हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशन के लिए, तो स्टेटमेंट सेम रहेगा, ओनली जहां से आपको ये नोट कराया था फिल्ड गैस फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ 3 डायमेंशन वॉल्यूम था पहले, अब यहाँ पे 2 डायमेंशन एरिया पार्ट आ जाएगा। 2 डायमेंशन में वेलोसिटी में ओनली आपको 2 एक्सिस यहाँ पे कंसीडर करना है, वीएक्स और वीवाई। तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वहाँ पे ओनली 2 कंपोनेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, वीएक्स आई एंड वीवाई जे। चेंज इन वेलोसिटी पार्ट के लिए डीवीएक्स आई कैप प्लस डीवीवाई जे कैप, ये आपको वेलोसिटी चेंज के लिए आपको रिजल्ट बनेगा। ये नोटेशंस आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। वेलोसिटी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इसी पार्ट को आप कंपोनेंट वाइज नोट करते, तो ये प्रोबेबिलिटी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए रेंज में लाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो ये रिजल्ट फिर से आप अगर फाइंड करेंगे तो m बाई 2 पाई के बी टी टोटल पावर 3 डायमेंशन में 3/2 था, 2 डायमेंशन में ये पावर टोटल प्रोडक्ट में 1 बनेगा, जिसको स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट आप नोट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल माइनस m vx स्क्वायर बाई 2 के बी टी डी बी एक्स, m बाई 2 पाई के बी टी टोटल पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m वी वाई स्क्वायर बाई 2 के बी टी डी वी वाई। तो ये x कंपोनेंट के लिए प्रोबेबिलिटी और ये y कंपोनेंट के लिए प्रोबेबिलिटी, 20 पार्ट का प्रोडक्ट आप कर रहे हैं। तो शार्प वैल्यू के लिए आप इंटरवल पार्ट को एलिमिनेट कर लेंगे, इंटरवल पार्ट का कोफिशिएंट ओनली यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो कार्टेशियन कंपोनेंट में प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशंस क्या होंगे 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 1 डायमेंशन में, ये आपको यहाँ पे सभी को नोट कर दें। 2 डायमेंशन के लिए मैंने आपको नोट कर दिया। 2 डायमेंशन में अगर आप Vx एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो मैं इंटीग्रल पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा, आप वहाँ पे आप कंपेयर करेंगे जो ये इंटीग्रेशन 1 कंपोनेंट 1 पावर के लिए आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, तो ये पार्ट यहाँ से एब्सेंट हो जाएगा, ओनली इस इंटीग्रल में Vx पावर 1 आ जाएगा, ये पार्ट ऐसा रहेगा। तो ये फिर से 1 कंपोनेंट को 3 डायमेंशन में जो आपने नोट किया रिजल्ट्स, वहाँ से जेड कंपोनेंट को हटा दें, जेड कंपोनेंट के रिजल्ट को हटा दें, तो ये 2 डायमेंशन के रिजल्ट्स के लिए स्टेप आपको फॉलो हो जाएगा, और ये टर्म 0 आएगा। वाई कंपोनेंट का एवरेज भी 0 आएगा, वेलोसिटी एवरेज 0 बनेगा। बट अगर आप इसके स्क्वायर के रिजल्ट फाइंड करेंगे तो जो 3 डायमेंशन में वीएक्स स्क्वायर सिंगल कंपोनेंट के स्क्वायर का जो रिजल्ट था वो भी यहाँ पे सेम बनेगा, वी वाई स्क्वायर के लिए भी सेम बनेगा। अगर आप यहाँ पे वी स्क्वायर एवरेज फाइंड करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में ओनली 2 कंपोनेंट है, वीएक्स स्क्वायर एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर एवरेज फाइंड करना होगा, और यहाँ पे ये पार्ट जो 3 डायमेंशन में 3 kBT by m था, ये 2 डायमेंशन में 2 kBT by m बनेगा। तो सिमिलर रिजल्ट आप जो 3 डायमेंशन के लिए फाइंड किए हैं वो 2 डायमेंशन में भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन पता है उसका यूज करके आप 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन किसी में भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। 1 डायमेंशन के लिए यहाँ पे ओनली एक्स कंपोनेंट वाला पार्ट प्रेजेंट रहेगा, बाकी पार्ट एक्सक्लूड हो जाएंगे। 1 डायमेंशन के लिए आपको ओनली सिंगल एक्सिस कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी में ओनली सिंगल कंपोनेंट होगा, देन प्रोबेबिलिटी और रेंज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी m by 2 pi kbt टोटल पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m vx स्क्वायर by 2 kbt dvx। शार्प वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के लिए m by 2 pi kbt टोटल पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m vx स्क्वायर by 2 kbt। वेलोसिटी एवरेज अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 0 बनेगा, और v स्क्वायर एवरेज यहाँ पे 1 डायमेंशन में फाइंड करेंगे तो kbt by m बनेगा। अगर यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फाइंड करने लगे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पार्ट आप इस पार्ट से फाइंड करेंगे, तो आप इसका डिफरेंशियल करके चेक कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए ये पार्ट को आप डिफरेंशियल करेंगे, 0 के इक्वल प्लेस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 0 बनेगा। तो स्पीड के लिए फॉर्म था, आप चेक करिए vx स्क्वायर को c स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो वही पार्ट आपको यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कंपोनेंट के लिए आपने 0 फाइंड कर लिया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये 0 बनेगा। जो रिक्वायर्ड होगा प्रॉब्लम के टाइम पे, जो मैंने स्पीड के 3 डायमेंशन के रिजल्ट्स बताए हैं, वेलोसिटी के लिए 3 डायमेंशन के रिजल्ट बताए हैं, वो आपको रिकॉल होने चाहिए।
इसी में समटाइम मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिजल्ट पूछा जाएगा, तो वो फिर से आप उनको सिमिलर वे में फाइंड कर सकते हैं। अगर मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो रिजल्ट्स मैंने वेलोसिटी के टर्म्स में बताए हैं, तो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन में आप मास इंटू वेलोसिटी फॉर्म यूज करके, मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड होगा तो आगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो एनर्जी पार्ट है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p स्क्वायर बाई 2 हम यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी पार्ट से आपको यूज करना होगा तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी आप यूज करेंगे। अगर ये 3 डायमेंशन के लिए आप अप्लाई करें तो 3 डायमेंशन में अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है मोमेंटम के कंपोनेंट px, py और pz के लिए, तो ये dpx, dpy, dpz रेंज वैल्यू के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर ये एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई के प्रोपोर्शनल बनेगा, दैट इज p स्क्वायर बाई ट्वाइस m kbt, जिसको आप कंपोनेंट में ओपन करेंगे px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, dpx, dpy, dpz। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रल करके, जैसे आपने वेलोसिटी के लिए फाइंड किया। तो सिमिलर अप्रोच से आप रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट फॉर्म भी आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में तो जो मल्टीपल फैक्टर था वो m/2 पाई kbt पावर 3/2 बन रहा था। मोमेंटम के टर्म्स में ये रिजल्ट चेंज हो सकता है, चेंज होगा तो आप सिमिलर अप्रोच से फाइंड कर लेंगे जो रिक्वायर्ड होगा। ऐसे ही जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा तो एनर्जी को ई रखेंगे, इंटरवल पार्ट एनर्जी के लिए यूज करेंगे, वो रिजल्ट सिमिलर वे में फाइंड कर सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस टाइप के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा उसके लिए आप अप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप दैट टाइम पे ही ये रिप्लेसमेंट कर लेंगे। तो क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन एक स्केलर पार्ट है, एक वेक्टर पार्ट है, वो दोनों कंसेप्ट आपको इंक्लूड हो गए, जो मोमेंटम में आपको वेक्टर क्वांटिटी के लिए रिक्वायर्ड होगा और एनर्जी में फिर स्केलर वैल्यू के लिए आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। पेज नंबर 24, प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 24, प्रॉब्लम नंबर 14। Consider a classical gas in thermal equilibrium at temperature T1 and T2. Which of the following graphs correctly represent the qualitative behavior of the probability density function of the x component of velocity? तो x component of velocity के लिए अब आपको ये डायमेंशन अगर आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो आप कंपेयर करें, चाहे 1 डायमेंशन हो x कंपोनेंट के लिए ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, चाहे 2 डायमेंशन हो x कंपोनेंट के लिए ये फॉर्म है, चाहे 3 डायमेंशन हो फिर से आपको फॉर्म सेम बनेगा x कंपोनेंट के लिए। जब फॉर्म सेम है तो आप इसी पार्ट से प्रोबेबिलिटी फंक्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये चेक करना कि पी कहाँ पे बनेगा, और x कंपोनेंट के लिए पी आपको मैंने हिंट किया कि वो 0 पे बनेगा, तो ये पॉइंट आपको चेक करना है। मोस्ट प्रोबेबल x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो 0 बनेगा। तो अगर आप ये कंपेयर करें तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो गए। अब 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं बट आपको टेम्परेचर का कंपेरिजन नहीं दिया है, तो कोई एक टेम्परेचर पे अगर हाइट हायर होगा तो उसका विड्थ लेस है, और जो अनदर टेम्परेचर है उसका अगर विड्थ डिक्रीज हाइट डिक्रीज करेंगे तो उसका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको पहले डिस्कस किए हुए हैं स्पीड पार्ट में, तो सिमिलर अप्रोच आपको यहाँ पे पार्ट को कंपेयर करने के लिए, ये पार्ट को कंपेयर करने के लिए हिंट रहेगा। क्योंकि टोटल एरिया जब प्रोबेबिलिटी वर्सेस वेलोसिटी आप प्लॉट करेंगे वो एरिया फिर से फिक्स रहेगा। अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको कंपेयर करेंगे, टेम्परेचर हायर है तो एरिया सेम रखने के लिए विड्थ इंक्रीज होगा हायर टेम्परेचर पे तो हाइट डिक्रीज करेगा। तो वो पॉइंट टेम्परेचर का कंपेयर नहीं दिया है, बट वो आप यहाँ पे अगर ऐसा कंपेयर करें सी और डी ऑप्शन जिसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए पॉइंट यहाँ पे फुलफिल हो रहा है सी और डी में, तो ये आप कंपेयर करिए डी ऑप्शन में दोनों पीक सेम हाइट के हैं, जो रॉन्ग है। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे, क्योंकि 2 डिफरेंट टेम्परेचर हैं, फर्स्ट टेम्परेचर के लिए और सेकंड टेम्परेचर के लिए ये पीक वैल्यू, ये पार्ट मैक्सिमम यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। सेकंड टेम्परेचर के लिए जो पीक बनेगा उससे डिफरेंट बनेगा दोनों का, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है, और डिफरेंट पीक वो सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 3। ये मैंने थियोरी पार्ट में ये पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए हैं, वो आप एक बार स्टेटमेंट रीड करते जाएं और कंपेयर करते जाएं। पेज नंबर 7 पे प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको नोटेशंस v रिप्रेजेंट किया है। इफ b बार vp एंड vrms डिनोट द एवरेज मोस्ट प्रोबेबल एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज रेस्पेक्टिवली ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड। तो नोटेशन v दिया है बट वो स्पीड के लिए है, ऑफ ए गैस एट रूम टेम्परेचर बीइंग मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, और ये पार्ट आपको मैंने पहले हिंट किया था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लेस मिनिमम होता है, एवरेज स्पीड इंटरमीडिएट में आता है, और vrms these 3 स्पीड्स में मैक्सिमम होता है। तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं।
वीपी लीस्ट है और वीआरएमएस मैक्सिमम है, डी ऑप्शन करते हैं। पेज नंबर 7 पे 6, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इन काइनेटिक थ्योरी। जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के जो पॉइंट्स हैं वो भी काइनेटिक थ्योरी पे ही बेस्ड हैं, और काइनेटिक थ्योरी में भी आपको सिमिलर एक्सप्रेशन आपको फॉर्म मिलेगा। और अगर डायमेंशन मेंशन नहीं है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये हिंट किया था कि आप 3 डायमेंशन के लिए इसको यूज करेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये आपको 3 डायमेंशन के लिए लास्ट लेक्चर में हिंट किया है, 3 kBt बाई है। पेज नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 34। A classical gas of molecules, each of mass m, is in thermal equilibrium at absolute temperature capital T. The velocity component of the molecule along the Cartesian axis are Vx, Vy and Vz. The mean values of Vx plus Vy square. तो आपको यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए आपको रिजल्ट यूज करना है। Vx प्लस Vy स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना है, और इसका एवरेज फाइंड करने के लिए Vx स्क्वायर एवरेज प्लस Vy स्क्वायर एवरेज प्लस ट्वाइस Vx Vy एवरेज। और जो प्रोबेबिलिटी मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, यहाँ पे आपको ये हिंट किया कि 3 डायमेंशन के लिए आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं Vx Vy Vz, बट यहाँ पे 3 डायमेंशन में से ओनली 2 कंपोनेंट का कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करना है। तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पे अगर आप जाएं तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के एवरेजेस का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। Vx स्क्वायर भी आपको डिस्कस किया था kBt/m, Vy स्क्वायर भी आपको डिस्कस किया kBt/m, और ये टर्म 0 हो जाएगा। v इसको ऐड करेंगे तो 2 kBt/m। लास्ट ऑप्शन करते हैं। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? जी सर। जिस पार्ट पे अगर डाउट हो तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपको ये सजेस्ट किया था, लास्ट लेक्चर में शायद ये पॉइंट बताया होगा। अगर इस एक्सप्रेशन पे जाएं तो ये प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे Vx लेना है और यहाँ पे Vy लेना है। आप चेक कर सकते हैं, ये टर्म भी रिजल्ट इंटीग्रल का 0 बनेगा और ये टर्म का भी 0 बनेगा। या आप ये सेपरेटली चेक करें तो ये Vx का एवरेज है और ये Vy का एवरेज है, तो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के एवरेजेस बन जाएंगे। प्रोडक्ट फॉर्म वो आप फाइंड कर सकते हैं, वो 0 बन जाएंगे। पेज नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 35, स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए। पेज नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 35। कंप्लीट हुआ 10 पे 35। ऑप्शन ए मैं डिस्कस करता हूँ, कंपेयर कर लेंगे। पहले मैं वैल्यू कैलकुलेट कराता हूँ, फिर ऑप्शन से सेलेक्ट करते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर T, एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर इज फाउंड टू बी 400 मीटर पर सेकंड। सपोज टेम्परेचर को आप T ले रहे हैं, यहाँ पर गिवन भी है, और जो स्पीड नोटेशन है, एवरेज स्पीड नोटेशन वो c बार है, और ये वैल्यू 400 मीटर पर सेकंड है। एवरेज स्पीड का आपको एक्सप्रेशन भी पता है। द मोस्ट प्रोबेबल एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर रेस्पेक्टिवली। सम कैंडिडेट ने हो सकता है कि इस एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन यूज किया हो 8 kBt/m, और ये 400 के इक्वल रख के यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड किया हो। मेथड करेक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं, बट एक इजी अप्रोच है। जो टर्म आपको फाइंड करना है, सपोज आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना है, तो Cp/C एवरेज, Cp के लिए आप कंपेयर करिए। आपको ये फॉर्म डिस्कस किया है 3 डायमेंशन में 2 kBt/m, और एवरेज स्पीड आपको डिस्कस किया है 8 kBt/m। तो यहाँ से ये kBt/m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको ये रेशियो बन गया √2/√8/π। तो आपको टेम्परेचर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ओनली ये न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंप्लीफाई करिए। ऐसे ही अगर आपको CRMS फाइंड करना है तो CRMS/C एवरेज फाइंड करिए। CRMS वैल्यू आपको 3 kBt/m
डिस्कस किया हुआ है। तो टेम्परेचर कैलकुलेशन में आप जो टाइम लगेगा वो आप सेव करके ये इजीली फाइंड। जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये 355 मीटर पर सेकंड सी बार की वैल्यू प्लेस करेंगे और CRMS वैल्यू 434 मीटर पर सेकंड। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप सी बार मल्टीप्लाई करके ये मैच कर जाए। एक आप जरूर नहीं कि वो स्टेप वो इस मेथड से आप ऑल टाइम फाइंड कर पाएं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो डिस्कस किया है उससे आप ऑलवेज फाइंड कर पाएंगे, बट अगर आप ये कैलकुलेट करने से पहले आप ऑप्शन चेक कर लेते तो मैंने आपको ये कंपेरिजन आर्टिकल में बताया है और यहाँ पे भी डिस्कस किया है। आपको सी एवरेज दिया था। अगर कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू सी एवरेज गिवन वैल्यू से लेस हो और VRMS हायर हो तो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। आप चेक करिए जो सेकंड ऑप्शन है मोस्ट प्रोबेबल रेस्पेक्टिव वैल्यूज फाइंड करनी है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू गिवन वैल्यू जो एवरेज स्पीड के लिए दिया है उससे ग्रेटर दिया है। 400 एवरेज स्पीड है और मोस्ट प्रोबेबल 820 दिया है जो रॉन्ग होगा। डी ऑप्शन में जाइए, सी एवरेज आपको 400 दिया था, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 422 दिया है जो रॉन्ग होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल सी एवरेज से लेस होना चाहिए। तो बी और डी रॉन्ग हो गए। अब थर्ड ऑप्शन में जाइए, थर्ड ऑप्शन में बीपी वैल्यू लेस तो दिया है, बट CRMS वैल्यू को अगर आप चेक करें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को चेक करें तो वो भी लेस दिया है, जो CRMS वैल्यू लार्ज होना चाहिए। तो आप D3 ऑप्शन को रॉन्ग करके करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा जरूर नहीं कि आप ऑल टाइम सिलेक्ट कर पाए, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन फॉर्मेट। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में ऐसा ये कंडीशन फुलफिल हो रही होती तो आपको फिर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना है वो डिस्कस करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 12 पे, प्रॉब्लम नंबर 2। Consider a Maxwellian distribution of the velocity of the molecules of an ideal gas. Let VMP and VRMS denote the most probable velocity and root mean square velocity respectively. Magnitude of ratio VMP by VRMS. देखो प्रॉब्लम एक माइनर सा कंफ्यूजन है। अगर आप ऑप्शन को चेक करें तो कहीं पे जीरो नहीं, जबकि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जीरो बनेगा। वो भी मैंने आपको सजेस्ट जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन वहां पे आपको हिंट भी किया है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अगर लाइक दिस होता मोस्ट प्रोबेबल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तब तो करेक्ट हो जाता। लास्ट में मैग्नीट्यूड का है, VRMS में तो ऑटोमेटिकली वो मैग्नीट्यूड आ गया, मगर जब आप पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे और उसका फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो जीरो ही बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? जो मैंने सजेस्ट किया है सभी को क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर ये। अगर आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे पहले तो जीरो आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस तो कुछ है ही नहीं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जीरो का मैग्नीट्यूड तो जीरो ही रहेगा। तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में वर्ड तो लिखा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बट जो रिजल्ट्स बनाए हैं उसके मैग्नीट्यूड के बनाए हुए हैं। क्यों? किसी ऑप्शन में रेशियो जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो करेक्ट ऑप्शन बनता। स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है लेट VMP इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो ये टर्म तो पहले फाइंड कर लेंगे, लास्ट में फिर मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो मैग्नीट्यूड के लिए मोस्ट प्रोबेबल फाइंड करेंगे तो स्पीड से मैच कर जाएगा जो वैल्यू मैंने CP से डिस्कस किया था। तो नोटेशन तो जरूर यहाँ पे VMP वेलोसिटी के लिए लिया है, बट रिजल्ट ये स्पीड के लिए बनाया हुआ है। जब ये रिजल्ट स्पीड के लिए बनाएंगे तब ये √2kVt/m बनेगा, बट अगर वेलोसिटी के लिए बनाते हैं ये पार्ट तो जीरो बनता। ये कहीं पे नोट कर लेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वैल्यू जीरो बनेगा, बट स्पीड के लिए 2kVt/m बनेगा 3 डायमेंशन में। और ये VRMS में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें तो ऑटोमेटिकली आप जब स्क्वायर का एवरेज करेंगे तो डायरेक्शन पार्ट एलिमिनेट होकर रिजल्ट स्पीड से मैच कर जाएगा, और जो मैच करेगा तो ये 3kVt/m है। ये आप रेशियो लेंगे तो स्क्वायर रूट 2/3 बनेगा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 12 पे, प्रॉब्लम नंबर 3। थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। A particle is confined to the region x greater than or equal to 0 by a potential which increases linearly as u function of x is equal to u naught multiplied by x. The mean position of the particle at temperature T. अगर आपको मीन पोजीशन फाइंड करना है, इस टर्म का अगर आप मीन फाइंड कर लें, u फंक्शन ऑफ x का अगर मीन फाइंड करेंगे, u नॉट कांस्टेंट है, पोजीशन के लिए आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको इक्विपार्टीशन थ्योरम और विरियल थ्योरम के रिजल्ट्स को यहाँ पर रिलेट करें, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और 1 डायमेंशन के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ kBt होता है। ये मोर टाइम आपको होता है। इस अप्रोच से आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ये हाफ फैक्टर एडजस्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, ये आपको u का एवरेज फाइंड करना है, दैट इज u नॉट x एवरेज, देन मीन पोजीशन इज kBt by u नॉट। फर्स्ट ऑप्शन कर देंगे। these two प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे।
19 पे 24 कर चुके हैं ना। मैंने सर प्रो नंबर गलत नोट कर दिया है, 25 है सर। 24 पहले डिस्कस हो चुका है। 25 A gas, the molecules of which have same mass, is at thermal equilibrium at absolute temperature T. The root mean square of the relative velocity between any two molecules. Suppose velocity of two different molecules may be represented by V1 and V2, and the relative velocity of these two molecules may be defined as V1 minus V2 or V2 minus V2. This is relative velocity. अब स्टेटमेंट को रीड करें, रूट मीन स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ये पार्ट आपको यहाँ पे पूछा। इट मीन्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर ऑफ दिस वेलोसिटी डिफरेंस। अगर आप पहले ये मीन स्क्वायर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लें, लास्ट में आप इसका रूट ले सकते हैं, v1 स्क्वायर एवरेज प्लस v2 स्क्वायर एवरेज, और ये वेक्टर साइन एलिमेंट हो जाएगा स्क्वायर में, माइनस ट्वाइस v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर एवरेज। यहाँ पे आप कंपेयर करें, ये फर्स्ट सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए 3 डायमेंशन में मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो दिस वैल्यू इज 3 kbty। ये टर्म भी 3 kbty है, बट दीज टू वेक्टर टर्म का जो एवरेज है वो 0 हो जाएगा। जब 0 करेंगे तो ये 6 kbty बनेगा, बट ये जो रिजल्ट है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। अगर आप इसका रूट फाइंड करने लगे तो आप कंपेयर करिए, वो ऑप्शन में जाएंगे, रिजल्ट बनना चाहिए 6 kbty/m टोटल पावर हाफ, बट ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो आप स्टेटमेंट में जो वर्ड है रूट, उसको हटा के आप मीन स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी करेक्ट कर लें, तब ये रिजल्ट मैच करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? yes, ये रिजल्ट मीन स्क्वायर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए करेक्ट है, रूट के लिए ये पार्ट आना चाहिए जो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए करेक्ट है, मीन स्क्वायर रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे प्रॉब्लम नंबर 20। Consider oxygen gas at 300 Kelvin having the mass of its molecule as 5.31 into 10 to power minus 26 किलोग्राम। The root mean square speed of its molecule। तो आपको यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करना है, दैट इज 3 kbty/m। अब आपको टेम्परेचर भी दिया है, मास की वैल्यू दी हुई है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये आप कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैच चल जाएगा। जो ऑप्शन में जो रिजल्ट्स हैं वो आप चेक करिए। टेम्परेचर आपको गिवन है 300, मास वैल्यू आपको स्टेटमेंट में गिवन है 5.31 इंटू 10 टू पावर माइनस 26, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लीजिए। ट्राई किया तो वैल्यू बताएंगे क्या आ रहा है? 483.63 मीटर। 483.63 जो नियरली 484 में राउंड ऑफ जाए। लास्ट ऑप्शन से मैच करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
पेज नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 5. these प्रॉब्लम्स को ट्राई करें. सर प्रीवियस स्लाइड दिखा. सर प्रॉब्लम से लिखिए 5 का ऑप्शन बी सर 22 पे. these जो प्रॉब्लम्स नोट किए उनको ट्राई कर लीजिए, भी डिस्कस करता हूँ. डिस्कस करता हूँ, कंपेयर कर लें. पेज नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 5. द स्पीड v of the molecule of mass m of an ideal gas obeys Maxwell velocity distribution law at an equilibrium temperature T. Let Vx, Vy, Vz denote the components of the velocity and Kb Boltzmann constant. The average value of alpha Vx minus beta Vy होल स्क्वायर. ये टर्म का एवरेज फाइंड करना है. इसका स्क्वायर पहले ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर Vx स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर बीटा स्क्वायर Vy स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा Vx Vy, और दीज का सेपरेटली एवरेजेस फाइंड करेंगे तो अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, तो ये पार्ट आपको फाइंड, और जो फाइंड करेंगे तो ये टर्म का वैल्यू 0 है. और सिंगल कंपोनेंट के लिए आपको ये रिजल्ट बताया था kBT/m, और बोथ Vx स्क्वायर और Vy स्क्वायर के लिए kBT/m मिलेगा, वो कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर kBT/m. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर kBT/m, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. पेज नंबर 35, प्रॉब्लम नंबर 13. ये आपको कंपेरिजन बताया हुआ है VRMS, V मीन एंड VM मोस्ट प्रोबेबल. VRMS के लिए √3, V मीन के लिए √8/5 और मोस्ट प्रोबेबल के लिए √2. √3 √8/5 √2 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया. 35 पे 14. The average speed of the molecules in a gas at 20 degree centigrade is V. What temperature it will be? At what temperature it will be twice V. आपको एवरेज स्पीड के लिए नोटेशंस दिए हैं V और टेम्परेचर चेंज करके ट्वाइस V. तो C एवरेज स्पीड, C एवरेज रिकॉल करें, ये स्क्वायर रूट T के प्रोपोर्शनल होता है. एब्सोल्यूट स्केल पे मैंने आपको ये किया था, तो यहाँ से आप C2 एवरेज बाई C1 एवरेज, ये आपको स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है, ट्वाइस V बाई V दैट इज 2. तो जब आप ये कंपेयर करेंगे तो बाकी फैक्टर्स इस टेम्परेचर के अलावा जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो रेशियो में एलिमिनेट हो जाएंगे. तो स्क्वायर रूट T2 बाई T1 इज इक्वल टू 2. स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, देन T2 इज 4 टाइम्स ऑफ T1, बट T1 और T2 ये एब्सोल्यूट स्केल पे हैं, तो 4 इंटू T1 273 प्लस 20. अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, अब ऑप्शन में वो सेंटीग्रेड स्केल पे है, यहाँ से 273 डिफरेंस करेंगे तब आपको रिजल्ट बनेगा. 899 केल्विन.
सेंटीग्रेड। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 36, प्रॉब्लम नंबर 24। A gas of molecules each having mass m is in thermal equilibrium at temperature capital T. Let Vx, Vy, Vz to be the Cartesian components of velocity v vector of a molecule. The mean value of Vx minus alpha Vy plus beta Bz square whole square। तो यहाँ से आप पहले स्क्वायर करेंगे, फिर इनका एवरेजेस फाइंड करेंगे, तो जो म्यूचुअल टर्म्स होंगे, म्यूचुअल डिफरेंट कंपोनेंट का प्रोडक्ट आएगा, वो जीरो बनेगा। ओनली सिंगल टर्म के जो स्क्वायर वाले टर्म, इंटीग्रल टर्म के स्क्वायर वाले टर्म है, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर एवरेजेस आपको बताए हुए हैं केबीटी वाई एम। तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा स्क्वायर। दीज के एवरेजेस में जब आप केबीटी ये वाई एम कॉमन लेंगे तो ये रिलेशन बनता है। ये आप ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर केबीटी वाई एम, फर्स्ट ऑप्शन में चाहिए। अभी कहीं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आएगा, वो अप्लाई कर लेंगे। एक प्रॉब्लम और आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, शायद वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होगा, पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 40। पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 40। स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिए, समस्या सॉल्व करिए। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कंपेयर कर लेंगे। कंसीडर गैस ऑफ एटम्स ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल I A dot P over all momenta P of each of the molecules, where A is constant, vector and small a is its magnitude, m is the mass of each atom and T is temperature and K is Boltzmann constant। अगर आपको मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म पता हो प्रोबेबिलिटी पार्ट के लिए, तो ये मोमेंटम का फंक्शन है, इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। जो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट फैक्टर होगा मोमेंटम से इंडिपेंडेंट रहा, वो उसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। न्यूमरेटर पार्ट में इंटीग्रेशन 3 डायमेंशन में ट्रिपल इंटीग्रल बनेगा, 1 डायमेंशन में सिंगल इंटीग्रल, 2 डायमेंशन में डबल इंटीग्रल। डायमेंशन मेंशन नहीं है तो मैं जनरली इसको 3 डायमेंशन के लिए लिखता था। प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई में जब आप एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे तो पी स्क्वायर बाई 2m केबीटी, जो मैंने मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट के लिए लिख दिया, ये पार्ट बनेगा। और dpx, dpy, dpz ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसका एवरेज कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर में ओनली प्रोबेबिलिटी टर्म है, इसका न्यूमेरिकल इसका फॉर्म आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर को इंक्लूड किया। अगर ऐसा एग्जैक्ट फॉर्म पता होगा तो आप डिनोमिनेटर को इंटीग्रल पार्ट को 1 कर लेंगे। अब रिकॉल करिए, स्पीड के लिए भी स्पीड के किसी फंक्शन का एवरेज फाइंड करना था तो मैंने यहाँ पे स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी टर्म नोट किया और इंटीग्रल कर दिया। जब वेलोसिटी के लिए फाइंड करना था तो वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिया और इंटीग्रल कर दिया। अब मोमेंटम के किसी फंक्शन का फाइंड करना है तो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल करेंगे। ये पॉइंट तक सभी को ये स्टेप क्लियर होना चाहिए, विदाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे इसको सॉल्व करने के लिए ये जो यहाँ पे जो टर्म मैंने हाइड किया था वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एडजस्ट हुआ है। अब इस एक्सपोनेंशियल में पी स्क्वायर को पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर नोट करेंगे तो एक्सपोनेंट में एडिशन है जो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल टर्म का प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ से आप इस टर्म से भी आप इसको कंपोनेंट में ओपन करेंगे तो पी एक्स कंपोनेंट एक साथ आप नोट करें, पी वाई कंपोनेंट पी जेड एक साथ नोट करेंगे और पी जेड के सेपरेटली नोट करेंगे। इस पार्ट से पी एक्स कंपोनेंट पी जेड न्यूमरेटर बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी। इस पार्ट से बनेगा प्लस आई ए एक्स पी एक्स डी पी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी डी पी एक्स। अब y डिपेंडेंट इंटीग्रेशन और z डिपेंडेंट इंटीग्रेशन सिमिलर वे में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। y डिपेंडेंट, y कंपोनेंट डिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल माइनस पी वाई स्क्वायर
बाई ट्वाइस एम के बी टी प्लस आई ए बाई पी वाई डी पी वाई। डिनोमिनेटर टर्म माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस पी वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी डी पी वाई। जेड कंपोनेंट एक्सपोनेंशियल माइनस पी जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी टी प्लस आई ए जेड पी जेड डी पी जेड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस पी जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस एम के बी डी पी जेड। इस स्टेप में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आपको ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स डिफरेंट कंपोनेंट वाइज सेपरेट किया। अगर आप यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट के लिए इंटीग्रल फाइंड कर लें तो जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स के रिजल्ट्स हैं वो सेम वे में आप फाइंड कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं इंटीग्रेंड फॉर्म सिमिलर पार्ट है तो जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा ओनली जो चेंज है सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो ये कंपोनेंट फॉर्म को ओनली मॉडिफिकेशन पार्ट के लिए रिप्लेस कर लेंगे, बाकी ऐसा फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर पार्ट में जो ये फॉर्म है ये रिकॉल करिए, क्वांटम मैकेनिक्स में एक आपको इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नोट कराया था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स। दैट पार्ट को रिकॉल करिए और यहाँ पे नोट कर सकते हैं स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा। अल्फा इन दिस केस इज 1 बाई ट्वाइस एम के बी टी। स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा स्क्वायर, बीटा इन दिस केस इज आई ए एक्स, बीटा स्क्वायर तो ये माइनस हो गया आई स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर बाई 4 अल्फा। जब इस अल्फा में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 फैक्टर 4 को एडजस्ट करेगा और बाकी पार्ट न्यूमरेटर में जाएगा एम के बी टी। तो यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर में इंटीग्रल है वो मैंने फाइंड कर दिया। अब डिनोमिनेटर वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर का पार्ट है तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे पी एक्स पावर 0 है तो गामा हाफ दैट इज रूट पाई। ये लिमिट से 0 टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स करेंगे तो 2 फैक्टर एडजस्ट हो गया 1 बाई ट्वाइस एम के बी टी टोटल पावर 1/2। तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, ये रूट पाई इस रूट पाई से एडजस्ट हो गया, 1 बाई ट्वाइस एम के बी टी पावर हाफ इससे एडजस्ट हो गया, ओनली एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट रहेगा। जब ये सेकेंड और थर्ड रिजल्ट नोट करेंगे इंटीग्रल पार्ट के तो ये कंपोनेंट ये जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं ये 1 हो जाएंगे, ओनली एक्सपोनेंशियल में सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होंगे। ये ए एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ए जेड स्क्वायर आ जाएगा। सभी को क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट। दीज 3 पार्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो एडिटिव हो जाएंगे, एक्सपोनेंट का एडिशन करेंगे, एम के बी टी बाई 2 कॉमन लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। ये ऑप्शन में आप कंपेयर कर सकते हैं। किसी को अगर किसी स्टेप पे डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। सर सेकंड वाला स्टेप फिर से बता दीजिए। जी सर। उससे नीचे वाली। जी सर। हाँ सर। को 2 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स, ये पार्ट आपको बताया हुआ है स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा एक्सपोनेंशियल बीटा स्क्वायर बाई 4 अल्फा। अल्फा इन दिस केस इज 1 बाई ट्वाइस एम के बी टी एंड बीटा इज आई ए एक्स। तो आप यहाँ पे कंपेयर करिए, स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा, अल्फा में 1 बाई ट्वाइस एम के बी टी मैंने प्लेस किया है और एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा स्क्वायर, ये टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर टर्म -1 हो गया, ए एक्स स्क्वायर हो गया बाई 4 अल्फा। तो यहाँ पे 1 बाई ट्वाइस एम के बी टी में 4 अल्फा, इसको 4 टाइम्स कर दीजिए, 4 टाइम्स करेंगे तो ये फैक्टर 4 बाई 2 ये 2 टाइम्स हो गया और 1 बाई एम के बी टी न्यूमरेटर में एम के बी टी में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये इंटीग्रल तो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत टाइम पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन डी एक्स के लिए गामा एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा पावर एन प्लस 1/2 वो आपका यूज करना है। तो सभी में ये फैक्टर सेम आएंगे 3 कंपोनेंट्स के लिए, वो ये कंपेयर करें, ये डिवाइड होकर 1 बन रहा है, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई ट्वाइस एम के बी टी का पावर हाफ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ये फैक्टर 1 में कन्वर्ट हो गया। इसलिए बाकी कंपोनेंट के लिए मैंने फैक्टर को नोट नहीं किया, एक्सपोनेंशियल फैक्टर में डिफरेंस था, वो क्या पार्ट पे चेंज है वो मैंने इंक्लूड कर दिया, लास्ट पार्ट में टू चुका है यहाँ पे। जब आप काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे 12th लेवल पे तो एक कंसेप्ट आता है वहाँ पे मीन फ्री पाथ का। काइनेटिक थ्योरी में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री मोशन करते हैं, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन वो इलास्टिक कॉलिजन करेंगे, उसके कॉलिजन के अलावा वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हैं। तो दैट पार्ट में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा मीन फ्री पाथ का, जो आप सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने किसी सॉलिड का दैट टाइम पे ये कंडीशन यूज भी होता है मीन फ्री पाथ। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आपने मीन फ्री पाथ यूज किया होगा सॉलिड स्टेट में।
इसका डेफिनेशन और टेम्परेचर डिपेंडेंसी मीन फ्री पाथ का तो प्रॉब्लम पूछा जाता है. द एवरेज डिस्टेंस traveled between two successive collisions. Is called mean free path. ये एक्सप्रेशन को रिकॉल करेंगे तो पढ़े होंगे तो ये फॉर्म √2π(n)d². इस फॉर्म में आपने ये शायद पढ़ा होगा. ये नोटेशन इंपॉर्टेंट है. लैम्डा यहाँ पे मीन फ्री पाथ है. n आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. d is the diameter of molecule. और काइनेटिक थ्योरी में आप जो मॉलिक्यूल्स लेंगे गैस के वो आइडियल गैस लॉ को फॉलो करेंगे. और आइडियल गैस के लिए आप इक्वेशन ऑफ स्टेट PV = n kBT वहाँ पढ़ते हैं. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं है इसलिए मैंने एक n kBT में नोट किया है. जब आप इसमें इस फॉर्म से n/v फाइंड करेंगे दैट इज स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. इस पार्ट में आप चेक कर सकते हैं. यहाँ से n/v के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल n दैट इज n/v कैन बी रिटन एज P/kBT. तो यहाँ पे जिस एक्सप्रेशन में आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी और प्रेशर डिपेंडेंसी कंफर्म नहीं था ये आपको यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट से कंफर्म होगा. इस n को आप एलिमिनेट कर दीजिए. P/kBT d². Mean free path is directly proportional to temperature and inversely proportional to pressure. तो these two dependencies आपको कंफर्म होंगी. प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं. पेज नंबर 8 पे प्रॉब्लम नंबर 14 क्वेश्चन पूछा है मीन फ्री पाथ के लिए. बस स्टेटमेंट रीड कर लीजिए. द मीन फ्री पाथ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस at temperature T0 and pressure P0 has a value λ0. If the pressure is increased to 1.5 P0 and temperature is reduced to 0.75 T0. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट स्केल पे टेम्परेचर और प्रेशर वैल्यू पे डिपेंडेंसी लैम्डा के लिए आपको यहाँ पे हिंट किया हुआ है. तो λ2/λ1 अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये T2/T1 और P1/P2 बन. आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि प्रेशर कैसे क्या चेंज कर रहा है और टेम्परेचर में क्या चेंज कर रहा है. ये इनिशियल मीन फ्री पाथ λ0 दिया हुआ है. टेम्परेचर को आप रिड्यूस कर रहे हैं तो T2 वैल्यू 0.75 ऑफ T0 है. प्रेशर वैल्यू आपको स्टेटमेंट में मेंशन है. इनिशियल प्रेशर P0 और फाइनल प्रेशर 1.5 P0. अब ये आप रेशो सिंप्लीफाई कर देंगे आपको रिजल्ट पता चलेगा. ये 1/2 रेशो बनेगा तो λ2 इज λ0/2 इज रिड्यूस टू हाफ दैट इज सेकंड ऑप्शन. कई बार क्वेश्चन यहाँ पे थर्मल कंडक्शन पे भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो जो मेजर पार्ट था थर्मोडायनामिक्स का वो कंप्लीट हो गया है. बाकी जो छोटे वहाँ पे जिन टॉपिक पे 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ. थर्मल कंडक्शन पे भी सम क्वेश्चंस पूछे गए हैं. हीट ट्रांसफर थ्रू थर्मल कंडक्शन. तो थर्मल कंडक्शन के लिए कई बार आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. तो ये आप 12th लेवल पे ये एक्सप्रेशन पढ़े भी होंगे. सिमिलर एक्सप्रेशन dq/dt या डेल्टा q/t दैट इज ka del t/l. ये फॉर्म आसान हो सकता है पढ़े हो आप लोग q/t के लिए ये फॉर्म. तो ये थर्मल कंडक्शन के लिए हीट ट्रांसफर करेगा. तो ये थोड़ा मैं हिंट कर रहा हूँ तो इस पर बेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अगर आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पेसिमेन ले रहे हैं जिससे हीट ट्रांसफर होगा वन एंड से अनदर एंड को तो मैंने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कंसीडर करके सम टाइम ये
रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। तो एरिया का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे शेप से, वो आप शेप, उसके लिए शेप इंपॉर्टेंट है। बाकी पार्ट आप एरिया को, अगर एरिया रिप्रेजेंट कराएं तब ये शेप इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे इस एंड को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हीट थर्मल कंडक्शन प्रोसेस से अनदर एंड तक मूव करेगा। तो अगर आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करें, एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx, और इस पॉइंट, इस एलिमेंट के इस एंड से इस एंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो dt है, और इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इस एंड का टेम्परेचर T1 है और इस एंड का टेम्परेचर T2। इस टोटल मटेरियल के सैंपल का लेंथ L है। यहाँ पे आप नोट करेंगे ये A एरिया है, बाकी पार्ट आपको मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। वन एंड का टेम्परेचर T1, अनदर का T2। एक स्मॉल k नोटेशन लेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर हम इनफाइनेटिसिमल हीट के लिए रेट फाइंड करेंगे तो ये dq बाई dt बनेगा। ये रेट आप डेरिवेटिव फॉर्म में डिफाइन करता है। दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक तो दीज टू एंड के टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा dt पे, इसके एरिया पे डिपेंड करेगा और इसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया चेंज इन टेम्परेचर बाई थिकनेस। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें और दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। दिस इज a dt बाई dx। तो इनफाइनेटिसिमल प्रोसेस के लिए ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बनेगा। अगर आपको लार्ज हीट ट्रांसफर का रेट फाइंड करना है, इस एंड से इस एंड तक कितना हीट फ्लो हुआ यूनिट टाइम में, वो आपको फाइंड करना है, तो ये आप इंटीग्रल करें 0 to L dq बाई dt dx ka dt T1 to T2, वन एंड से अनदर एंड का जो टेम्परेचर उसको इंटीग्रेट कर दिया, थिकनेस पार्ट के लिए 0 to L कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये आपको वहाँ पे कोई फॉर्म दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, ये आपको थर्मल कंडक्टिविटी सम टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है, एरिया कांस्टेंट रहेगा, वो आप आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर सकते हैं। तो दैट पार्ट के लिए आप ये एक्सप्रेशन को इंटीग्रल पार्ट सॉल्व करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। बट जो आप 12th लेवल पे पढ़े होंगे, यहाँ पे ये रेट को इस पोजीशन से, इसके पार्ट से इंडिपेंडेंट लेके, इसको कांस्टेंट लेके, यूनिफॉर्म अगर रेट है, यूनिफॉर्म रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको आप दैट पार्ट के लिए कहीं डेल क्यू बाई टी नोट किए होंगे या आप क्यू बाई टी नोट किए होंगे इस पार्ट। तो इसको मैंने रेट को कैलकुलेट करने के लिए डी क्यू बाई डी टी आउटर में नोट कर दिया यूनिफॉर्म रेट हीट ट्रांसफर के लिए। और जैसे इसको नोट करेंगे फॉर यूनिफॉर्म रेट, तो यूनिफॉर्म होगा तो एक्स इंडिपेंडेंट बनेगा, या होमोजेनियस वर्ड भी आप यूज करते थे। तो ये आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट किया और ये इंटीग्रल किया तो ये एल बन गया। के थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। अब ये इंटीग्रल करेंगे तो T2 माइनस T1 बनेगा। तो आप रिकॉल करिए 12th लेवल पे आप ये फॉर्म पढ़े थे, जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया, के ए बाई एल, और ये पार्ट को आप नोट करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। अब ये नोटेशन चाहे वहाँ पे क्यू बाई टी रहा हो या डेल्टा क्यू बाई टी रहा हो, रेट के लिए मैंने नोटेशन सेम रखा, बाकी एक्सप्रेशन ये आपको मैं सजेस्ट करता है। पेज नंबर पेज नंबर 30 प्रॉब्लम नंबर 9, पेज नंबर 30 प्रॉब्लम नंबर 9 स्टेटमेंट रीड करिए। दीज टू प्रॉब्लम्स के लिए, या वन प्रॉब्लम और शायद कहीं पे होगा, इसके लिए आपको थर्मल कंडक्शन के लिए आपको स्टेप किए हैं। पेज नंबर 30 प्रॉब्लम नंबर 9, ए मैन्युफैक्चरर इज able to offer two models of heat conserving windows as described below. Window A is a simple pane of glass 4 mm thick. Window B on the other hand consists of two extremely thin panes of glass separated by an air gap of 2 mm as shown in the figure below. Figure अब दोनों वर्ड यहाँ पे नोट किए हुए हैं, तो अब बिलो को आप एलिमिनेट करें यहाँ से, अब वर्ड यूज करें। If the thermal conductivity of the glass is known to be, ग्लास के लिए मैंने जी नोटेशन नोट कर दिया यहाँ पे 0.8 watt per meter Kelvin, and thermal conductivity of air 0.025 watt per meter Kelvin. Then the ratio of heat flow QA through window A to heat flow QB through window B is given by. आपको यहाँ पे ये रेशियो फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दें तो ये QA, मैंने कहा कि नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दोनों पार्ट में आप
सेम टाइम से डिवाइड करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। और ये रिजल्ट अभी आपको यहाँ पे हिंट किया, के ए बाई एल डेल्टा टी आपको यूज करना है। के फॉर, यहाँ पे मैंने ये जो नोटेशंस लिखे हैं वो आप चेक करें, विंडो ए में क्या पार्ट है, क्या मटेरियल है, और विंडो बी में क्या मटेरियल है। यहाँ पे मैंने ग्लास नोट किया था, यहाँ पे ईयर नोट किया है, तो ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए, चाहे तो डिफरेंट नोटेशंस आप यूज कर लेंगे। फर्स्ट विंडो पे जाइए, फर्स्ट विंडो में इनसाइड जो मटेरियल है, पेन के इनसाइड का मटेरियल ग्लास है, तो ये चाहे तो आप ये विंडो वाइज इसको नोट कर सकते हैं, ये ए के लिए और ये बी के लिए। सेकंड विंडो में ये एयर फिल किया हुआ है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ए विंडो के लिए फाइंड करेंगे, तो ये के ए एरिया बाई एल फॉर विंडो ए चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई के बी एरिया बाई एल बी चेंज इन टेम्परेचर। अब स्टेटमेंट में चेक करिए, आपको दोनों विंडो का थिकनेस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है जैसे मटेरियल पार्ट का, बट इसके जो परपेंडिकुलर साइड है जब आप विंडो बनाएंगे तो ये पार्ट आप लाइक दिस थिंक करें थोड़ा, ये जो शेप होगा, ये एक पोर्शन आपको यहाँ पे हाइड किया हुआ है, ये पार्ट शो किया हुआ है, और इसके जो अनदर पोर्शन है ये आपको यहाँ पे शो नहीं किया है, ये पार्ट। तो ये एरिया दोनों विंडो का सेम बनेगा। ये जो डायग्राम दिए हैं, डायग्राम में जो आपका जो पेज है नोटबुक का, आप यहाँ पे चेक करें, जो रेक्टेंगल शो किया हुआ है, रेक्टेंगल में आपको जो एक वर्टिकल साइड दी हुई है, इस साइड में इसके परपेंडिकुलर वाली साइड शो नहीं की है, जिससे आपको एरिया कहा गया। तो दोनों साइड आपको यहाँ पे सेम दी है वर्टिकल साइड, ओनली जो ये हॉरिजॉन्टल साइड है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट शो किया है, इट मींस वो थिकनेस पोर्शन शो कर दिया है, बाकी इसके परपेंडिकुलर जो एरिया है वो शो नहीं किया, बट वो सेम है, वो फिगर से आपको पता चल रहा है। तो ये एरिया आपको यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये सेम टेम्परेचर चेंज के लिए रेट आपको फाइंड करना था, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया थर्मल कंडक्टिविटी फॉर विंडो ए एंड थिकनेस फॉर विंडो बी डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी फॉर विंडो बी एंड थिकनेस फॉर विंडो ए, और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन है। 0.8 थिकनेस आपको बी विंडो के लिए दिया 2 मिलीमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर विंडो बी और थिकनेस विंडो ए के लिए दिया है 4 मिलीमीटर। ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। लास्ट ऑप्शन बन जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर है पेज नंबर 28 पे, प्रॉब्लम नंबर 15, ये जैसे पेपर की प्रॉब्लम। ए रॉड कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल सेक्शंस ऑफ लेंथ L, each with coefficient of thermal conductivity K1 and K2 respectively. One end of the rod is kept at fixed temperature T1 and other end at temperature T2, where T1 is greater than T2. If K2 is twice of K1, then the temperature at the interfaces. आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट सेक्शंस आपको यहाँ पे शो किए हैं इक्वल लेंथ के। इस पार्ट एंड का टेम्परेचर T1 और इसके लिए टेम्परेचर T2, और ये बोथ सेक्शन के लिए लेंथ आपको शो किया हुआ है L। इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और यहाँ पे अनदर मीडियम है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। तो ये कॉमन इंटरफेस पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना है। सपोज इसका टेम्परेचर T है, इस कॉमन इंटरफेस का जो टेम्परेचर है वो T है। अब अगर इस जिसका टेम्परेचर हायर है उससे अनदर पोर्शन को, लोअर टेम्परेचर साइड को हीट ट्रांसफर, तो इस इंटरफेस से हीट ट्रांसफर करेगा वन पार्ट साइड से अनदर साइड, चाहे इधर से इधर को ट्रांसफर करे, चाहे वो इधर से इधर को ट्रांसफर करे। अब क्वेश्चन में आपको अगर हिंट किया है टेम्परेचर डिफरेंस, तो आप हमें चेक कर सकते हैं T1 ग्रेटर देन T2 है, तो इट मींस इस साइड से इस साइड को हीट ट्रांसफर होगा। बट इस इंटरफेस के लिए अगर आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चेक करें, जितना इस इंटरफेस से इनवर्ड फ्लो करेगा हीट, वो आउटवर्ड भी फ्लो कर रहा है। इट मींस नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर दिस इंटरफेस विल बी 0। dq by dt, इस पोर्शन के लिए मैंने इसको 1 कर दिया और इसको आउटवर्ड फ्लो को 2 कर दिया। ये फर्स्ट पोर्शन के लिए 1 और सेकंड के लिए 2, ये टोटल ट्रांसफर 0 बन गया। अब dq by dt फॉर फर्स्ट पोर्शन, इसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 है और इस साइड का टेम्परेचर T है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। तो यहाँ से K1 एरिया बाई लेंथ चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T1 प्लस नेक्स्ट साइड के लिए K2, एरिया दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोथ पार्ट के लिए सेम लेना है। 2 इक्वल क्रॉस, यहाँ पे इसकी जो साइड दी हुई है, ये पार्ट, ये पोर्शन, ये आपको यहाँ पे इंटरफेस पे सेम पर एरिया आपको डायग्राम से इंटरव्यू हो रहा है। एरिया मैंने सेम बाई L। अब यहाँ पे जब टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब ये टोटल हीट ट्रांसफर 0 है। अब थर्मल कंडक्टिविटी का जो आपको रिलेशन दिया हुआ है वो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। K2 इज इक्वल टू ट्वाइस K1 A बाई L T माइनस T2। अब इसको राइट साइड में इंक्लूड कर लें या सेम साइड इंक्लूड कर लें, जो आपकी चॉइस है।
ट्वाइस K1 बाई L एरिया T माइनस T2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A बाई L कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाए, K A1 बाई L ये 0 में इंक्लूड हो गया, या राइट साइड में अगर इसको इंक्लूड कर लेते साइन चेंज करके तो कैंसिल आउट हो गया, ये लाइक दिस भी आप नोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस, तो K1 A बाई L कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ से ये T1 ये T और यहाँ से ट्वाइस T, सेम साइड लाएंगे तो 3T बनेगा, ये इस साइड एक टेम्परेचर T1 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये राइट साइड में इंक्लूड करेंगे तो ये भी प्लस हो गया, T1 प्लस T2 एंड T इज T1 प्लस T2 बाई 3। मिस्टेक हो गया, ये ट्वाइस T2 है, सॉरी ये टर्म ट्वाइस T2 है, ये 2 फैक्टर यहाँ पे मिस हो गया, तो ये ट्वाइस T2 है। अब ऑप्शन में आप कंपेयर कर लीजिए, T1 प्लस ट्वाइस T2 बाई 3 थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। सर इसका एक बार इनिशियल स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए, dq1 dq by dt1 प्लस इस टोटल पार्ट से कहीं पे ही ट्रांसफर नहीं होता है, क्लियर हो गया? तो सर मतलब हम इनिशियल कोई अमाउंट हीट का नहीं दे रहे इसमें? हाँ जी, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके सर, स्टेटमेंट से कंफर्म है ना, टोटल से हीट ट्रांसफर 0 होने से ये दोनों जितना फर्स्ट सैंपल से अनदर को प्रोवाइड होगा, एक का लिए प्लस होगा एक के लिए माइनस होगा, दोनों का सम करेंगे तो 0 बनेगा। ओके सर। पेज नंबर पेज नंबर 8 प्रॉब्लम नंबर 16, पेज नंबर 8 प्रॉब्लम नंबर 16, स्टेटमेंट रीड करिए। डिस्कस करता हूं, कंपेयर कर लेंगे जो स्टेप्स आपने फॉलो किया हो। ए सैंपल ऑफ आइडल गैस विद इनिशियल प्रेशर P एंड वॉल्यूम V इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसीड, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर 0 बनेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ड्यूरिंग विच change in entropy is found to be delta S. The universal gas constant is R. Then the work done by the gas is given by. By using combined form of first and second law of thermodynamics, TdS is equal to du plus PdV. और चेंज वर्क डन, और स्टेटमेंट में मेंशन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस आइडल गैस पे परफॉर्म कर रहा है। जब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, इसको इंटीग्रल करेंगे TdS इंटीग्रल du इंटीग्रल dw, तो ये पार्ट 0 बनेगा और ये पार्ट वर्क डन के लिए नोटेशन डेल्टा डब्ल्यू है, और ये टर्म को आप जब टी कांस्टेंट है तो आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट करेंगे और चेंज इन एंट्रोपी प्रोसेस में डेल्टा एस दिया होगा, तो वर्क डन आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि वर्क डन टी डेल्टा एस है, बट ऑप्शन में टी डेल्टा एस प्रेजेंट नहीं है, इट मींस टेंपरेचर पार्ट कहीं पे प्रेजेंट नहीं है किसी भी ऑप्शन में। और आइडल गैस के लिए आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे, तो ये टेंपरेचर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं पीवी बाई एनआर से, यहाँ पे प्लेस कर दें पीवी डेल्टा एस बाई एनआर, ये ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर लीजिए, पीवी डेल्टा एस बाई एनआर फर्स्ट ऑप्शन कट करना है। पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 7। The entropy temperature diagram of two Carnot engines A and B as shown in the figure 5. The efficiency of the engines eta A and eta B respectively. Which one of the following equalities is correct? देखो स्टेटमेंट में इंजन वर्ड यूज किया है, तो वर्क डन आपको जो मैंने इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन आपको डिस्कस किया था, तो इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव आता है, तो इंजन वर्क करेगा तो उसका वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव आना चाहिए, बट यहाँ पे ये जो साइकिल के अगर डायरेक्शन को आप कंसीडर करें तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल से नेगेटिव आएगा, बट आपको यहाँ पे ये इंजन वर्ड कहा है तो इफिशियंसी के रिजल्ट्स आपको फाइंड करना है, और इफिशियंसी में मैंने आपको ये पार्ट बताया था कि वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? इफिशियंसीज में Q1 Q2 जो पार्ट ले रहे थे, जो वर्क डन थर्ड डी का डिफरेंस था एब्सोल्यूट वैल्यूज का, वो दैट पार्ट में अगर इसको जैसे ये थिंक कर सकते हैं कि अगर साइन कन्वेंशन को एक्सचेंज करें तो ये एरो आपके एक्सचेंज में, बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज अगर आप फाइंड करेंगे वो सेम रहेंगे।
तो यहाँ पे टीएस डायग्राम आपको दिया है। टीएस डायग्राम के लिए आप यहाँ पे कार्नोट इंजन में 2 डिफरेंट इंजन के कॉरस्पॉन्डिंग ये टीएस डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है। इफिशियंसीज को बोथ के लिए आपको कंपेयर करना है। और यहाँ पे ये कंपेरिजन के लिए ये टी एक्सिस पे आप कंपेयर करें, ये कनेक्ट किया हुआ है, ये जो प्लॉट है, ये जो कर्व है, ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं। तो इफिशियंसी को कंपेयर करने के लिए एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर दिस प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर का एरिया आपको चेक करना है। तो यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ ए इंजन और बी इंजन चेक करने के लिए आप यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर इस पोर्शन को, सपोज मैंने स्मॉल ए एरिया कंसीडर, इस टोटल का एरिया जो है वो मैंने ए कंसीडर कर लिया कंपेयर करने के लिए। तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं, अगर ए इंजन का इफिशियंसी फाइंड करेंगे तो वर्क डन, अगर ये एक बॉक्स का एरिया स्मॉल ए है तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस इनक्लोज हो रहे हैं, और टोटल एरिया के लिए 3A और 1A, तो ये 4 टाइम्स ऑफ एरिया है। ऐसे ही आप बी के लिए चेक करेंगे तो सेम पोर्शन बनेगा, ए कैंसिल आउट हो गया, तो बोथ की इफिशियंसी यहाँ पे मैच कर गई। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 6, स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 6, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m in a thin long wire at temperature T follow a one-dimensional Maxwellian velocity distribution. The most probable speed of these electrons. वन डायमेंशन के लिए आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड डिस्कस किया हुआ है, वो 0 बताया। कंपेयर कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन में 0 दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 7, स्टेटमेंट रीड करेंगे, ट्राई करेंगे। Let a particle of mass 1 into 10 to power minus 9 kilogram constrained to have one-dimensional motion be initially at the origin. The particle is in thermal equilibrium with a heat bath at kBT is equal to 10 to power minus 8 joule. What is the value of mean square position of the particle after time 5 सेकेंड? तो अगर ये टाइम के रेस्पेक्ट में इसका वेरिएशन फाइंड कर लें तो टाइम वैल्यू वहाँ पे 5 सेकेंड प्लेस करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे सिस्टम को आप जब हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो पार्टिकल फ्री मोशन करेगा, और फ्री मोशन से यहाँ पे मास इंटू एक्सेलेरेशन d2r या वन डायमेंशन पार्ट पोजिशन के लिए लिखा है, तो d2x बाई dt स्क्वायर को 0 करेंगे, मास इसमें 0 में डिवाइड करेंगे, वो 0 हो गया, तो एक्सेलेरेशन पार्ट 0 हो गया फोर्स एब्सेंट होने से। इसको वन टाइम इंटीग्रल किया तो dx बाई dt आपको यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू बनी, और वेलोसिटी की वैल्यू आपको यहाँ पे कांस्टेंट बनी। अब अगर इसका फिर से वन टाइम इंटीग्रल करें तो ये पार्ट का इंटीग्रल करने के लिए आपको यहाँ पे dx इज इक्वल टू वी डी टी पार्ट बनेगा। v कांस्टेंट है, आउटसाइड इंटीग्रेशन नॉट हो गया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, दिस इज x, दिस इज vt प्लस x नॉट। और अगर आप इस रिलेशन में t को 0 कर दें, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है t इक्वल टू 0 जैसे ही प्लेस करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन की वैल्यू है वो आपको 0 दी हुई है, तो ये टर्म 0, टाइम वैल्यू 0 करने से टर्म भी 0, तो x नॉट आपको 0 पता चलेगा। तो यहाँ से रिलेशन आपको पता चल गया x इज इक्वल टू vt। अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वी स्क्वायर
टी स्क्वायर। अब अगर इसका एवरेज फाइंड करना है मीन स्क्वायर पोजीशन का, तो आपको वी स्क्वायर का एवरेज डालना चाहिए। वहाँ पे आप टी की वैल्यू 5 प्लेस करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। बट इस वी स्क्वायर को आपको रिलेट करना है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई है, वन डायमेंशन के लिए एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है वो हाफ केबीटी बनेगा। तो केबीटी की वैल्यू आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन है। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप इस एक्सप्रेशन में प्लेस कर दें, दैट इज केबीटी बाई एम टी स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम में किसी भी टाइम पे रिजल्ट आपसे पूछा जाए वो फाइंड कर सकते हैं। तो 5 सेकंड पे पूछा है वो फाइंड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर एवरेज केबीटी की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 10 टू पावर माइनस 8 जूल। मास आपको दिया हुआ है 1 टू 10 टू पावर माइनस 9 और टी स्क्वायर तो 5 स्क्वायर दैट इज 25, तो 250 मीटर बनेगा। आंसर की मैं आपको 250 न्यूमेरिकल वैल्यू दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 26, प्रॉब्लम नंबर 3। स्टेटमेंट रीड करिए, पेज नंबर 26, प्रॉब्लम नंबर 3। तो कोई स्टेटमेंट जरूर खुद से एक बार सभी प्रॉब्लम का जब मैं डिस्कस करता हूँ जरूर पढ़ लिया करें, कि जब तक स्टेटमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, आपको जो मैं स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ उनका रीजन नहीं पता चलेगा क्यों वो फॉलो कर रहे हैं। क्या गिवन है वो आपको इन्फॉर्म नहीं, वो हिंट नहीं रहेगा, क्या फाइंड करना है उसका आपको हिंट नहीं रहेगा। इसलिए जितने स्टेप्स फॉलो सकते हैं वो फॉलो कर लिया करें, कम से कम आप स्टेटमेंट जरूर पढ़ेंगे। An ideal gas with adiabatic exponent gamma undergoes a process in which its pressure P is related to its volume by the relation P is equal to P0 minus alpha V, where P0 and alpha are positive constants. The volume starts from being very close to zero and increases monotonically to P0 by alpha. At what value of volume during the process does the gas have maximum entropy? तो आपको एंट्रोपी का वेरिएशन अगर वॉल्यूम के टर्म्स में पता चल जाए गिवन प्रोसेस के लिए, तो एंट्रोपी की फंक्शन को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करके, इट मींस जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो स्टेप्स फॉलो करके वॉल्यूम की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कि वॉल्यूम की किस वैल्यू के लिए एंट्रोपी मैक्सिमम बनेगा। अब चाहे तो आर्टिकल में जो मैंने आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज के एक्सप्रेशन आपको डिस्कस किए हैं उनको आप डायरेक्ट यूज कर लें या फिर से आप स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी इंटीग्रल ds by using combined form of first and second law of thermodynamics du by t इंटीग्रल pdv by t। डी यू को आप नोट करेंगे, स्टेटमेंट में आपको मोल्स का आइडिया नहीं है, मैं ये नोटेशन को सजेस्ट कर रहा हूँ कि सीवी वैल्यू अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं, सीपी जो भी नोटेशंस आएंगे ये आपको मोलर के लिए पता चलेगा। इस पार्ट को आप नोट कर सकते हैं, ये इस पार्ट को डी यू को एन मोल्स के टर्म्स में एन सी वी डी टी वाई टी। और आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस स्टेटमेंट में मेंशन है, ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। तो पी वाई टी को आप एलिमिनेट करेंगे एन आर टी वाई वी से, टी एलिमिनेट हो गया तो डी वी वाई। अब ये रिकॉल करिए, चाहे तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं था तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आप ऐड कर सकते थे, या तो आपको लिमिट पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इंडेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो मैंने कांस्टेंट ऐड कर लिया। अब ये पार्ट पे जाइए, एन सी वी एल एन ऑफ टी प्लस एन आर एल एन ऑफ वी प्लस कांस्टेंट। अब आप चेक करिए वहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर स्टेट से अनदर स्टेट में आइडियल गैस को अगर मूव करा रहे हैं तो यही फॉर्म एल सी वी एल एन टी एफ वाई टी आई एन आर एल एन वी एफ वाई वी आई नोट कराया, बट यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट मैंने ऐड किया। ये नोटेशन को मैंने एंट्रोपी चेंज से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे ये टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, बट इस प्रोसेस की कंडीशन अभी आपको यहाँ पे यूज नहीं है, पहले आपको इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस टेम्परेचर को आप फिर से इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करके प्रेशर में पहले कन्वर्ट करें, दैट इज एन सी वी एल एन पी वी बाई एन आर प्लस एन आर एल एन वी प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ से एन सी वी एल एन वी और एक टर्म यहाँ पे है एल एन वी, वीज को कंबाइन करेंगे, एन सी वी प्लस एन आर एल एन वी। एक टर्म प्रेशर के लिए दैट इज एन सी वी एल एन पी, और जो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म होगा माइनस एन सी वी एल एन एन आर, ये टर्म कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट में आप इसको किसी न्यू कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस की कंडीशन आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इस टर्म को आप एन सी पी नोट कर सकते हैं, एन सी पी एल एन बी प्लस एन सी वी एल एन पी जीरो माइनस अल्फा। अब दीज टू टर्म को कोई मैंने सेपरेटली अनदर कांस्टेंट एस नॉट ले लिया, दीज टू पार्ट को एस नॉट कांस्टेंट है। अब आप ये एक्सप्रेशन को चेक करिए, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन ये वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है। अब इसको आप डिफरेंशियल करेंगे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में,
डिफरेंशियल करके 0 के इक्वल प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशियल किया, एन सी वी कॉन्स्टेंट है, एल एन वी का डिफरेंशियल 1 बाई, एन सीपी होगा सर। हाँ जी ये मिस्टेक हो गया, सीपी रहेगा। तो डिफरेंशियल करेंगे एन सी पी 1 बाई वी, अब इस टर्म का डिफरेंशियल करेंगे दैट इज एन सी वी 1 बाई पी जीरो माइनस अल्फा वी, और ये टर्म का जो डिफरेंशियल करेंगे पी जीरो कॉन्स्टेंट है, वी के रेस्पेक्ट में माइनस अल्फा वी, इस टर्म का डिफरेंशियल। जो ऑप्शन में रिजल्ट्स बनाए हुए हैं वो एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा का फॉर्म आपको दिया हुआ है, गामा नोटेशन दिया है, ये सी पी बाई सी वी को आप गामा नोट करेंगे। इस एक्सप्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे इस रिजल्ट को, एन सी पी बाई वी, ये राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस साइन है, राइट साइड में प्लस हो गया, एन सी वी अल्फा बाई पी जीरो माइनस अल्फा, ये एन कैंसिल आउट हो गया, सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, ये 1 बाई वी सेपरेट कर दिया मैंने, 1 बाई सॉरी अल्फा बाई पी जीरो माइनस अल्फा वी, ये टर्म को गामा नोट करेंगे, गामा बाई वी इज इक्वल टू अल्फा पी जीरो माइनस अल्फा वी। अब वी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो गामा पी जीरो माइनस अल्फा गामा वी इज इक्वल टू अल्फा वी, वॉल्यूम वाले टर्म एक साथ नोट करेंगे, गामा पी जीरो इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस गामा वी, एंड वी इज गामा पी जीरो बाई अल्फा 1 प्लस गामा। इस वॉल्यूम की वैल्यू पे एंट्रोपी मैक्सिमम होगा, ये ऑप्शन में सेलेक्ट करिए, गामा पी जीरो बाई अल्फा 1 प्लस गामा, थर्ड ऑप्शन करते हैं। पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? जी सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 9। पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 9, स्टेटमेंट रीड करिए। In a thermodynamic process, the volume of 1 mole of an ideal gas is varied as V is equal to A T power minus 1, where A is any constant. The adiabatic exponent of the gas is gamma. What is the amount of heat received by the gas if the temperature of the gas increases delta T in this process? टेम्परेचर में चेंज आपको दिया है डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड करना है, जिस प्रोसेस के लिए वॉल्यूम लाइक दिस वेरी। गामा की रिक्वायरमेंट होगी आगे कहीं, तो ये पार्ट आप यूज करेंगे। अब बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq कैन बी रिटन एज du प्लस pd फॉर आइडियल गैस। स्टेटमेंट में 1 मोल मेंशन किया हुआ है, अगर कहीं रिक्वायर्ड होगा तो pv इज इक्वल टू nRT आप यूज कर सकते हैं, या आप ये रिलेशन यूज करेंगे, ये मोलर स्पेसिफिक हीट अगर ये है तो ये Cp माइनस Cv का जो डिफरेंस है वो R बनेगा। अगर ये आपको 1 मोल मेंशन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट बनेगा, इसलिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू मैंने R यूज कर दिया। अगर रिक्वायर्ड होगा तो अप्लाई। अब आपको हीट ट्रांसफर फाइंड करना है तो ये आप इंटीग्रल करेंगे du प्लस pdv। du को आप नोट करेंगे इन टर्म्स ऑफ Cv, 1 मोल है इसलिए Cv dt बन गया। प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट से आप एलिमिनेट करेंगे, pv इज इक्वल टू RT बाई V, और इस V का ये वेरिएशन प्लेस करें। dV की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टोटल पार टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाए। A कांस्टेंट -1 T पावर -2 dt। ये प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T है, A कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ये माइनस से ये माइनस हो गया, ये सॉरी A कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। अब ये T पार्ट को कंपेयर करें, जब आप इस फॉर्म को कंपेयर करेंगे ये T पार्ट यहाँ से एलिमिनेट हो गया, इंटीग्रल dt को आप डेल्टा T नोट कर सकते हैं। तो ये हीट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ Cv और डेल्टा T आपको नोट हो गया। बट ऑप्शन में अगर आप कंपेयर करें तो ऑप्शन में R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया है, Cv नहीं है। अब यहाँ से आप डेल्टा T आप कॉमन ले लें या इस Cv की वैल्यू को R के टर्म्स में प्लेस करें, और इस ऑप्शन में गामा भी है और R भी है, तो आपको ये दीज टू रिलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप दीज टू रिलेशंस यहाँ पे अप्लाई करें तो Cp की वैल्यू को आप गामा Cv लिख सकते हैं विद दिस रिलेशन Cp minus Cv is equal to R, and Cp by using this relation in terms of Cv can be written as gamma Cv minus Cv is equal to R. Then Cv in terms of
गामा एंड आर कैन बी रिटन एज आर बाई गामा माइनस 1. यहाँ पे प्लेस कर दीजिए आर बाई गामा माइनस 1 डेल्टा टी माइनस आर डेल्टा टी. आर डेल्टा टी कॉमन ले लीजिए. वन बाई गामा माइनस 1 देन डेल्टा क्यू, ये एलसीएम गामा माइनस 1 आ गया. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस ऑफ गामा माइनस 1 बनेगा और माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 1 भी प्लस हो जाएगा. तो 2 माइनस गामा आर डेल्टा टी. ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए. लास्ट ऑप्शन करते हैं. बाकी थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक कहीं रिकॉर्ड होगा जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए. जूल थॉमसन इफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करना है. बाकी थर्मोडायनेमिक्स के इस असाइनमेंट में फेज ट्रांजिशन के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डिस्कस करने के बाद मैं आपको फेज ट्रांजिशन डिस्कस करूंगा. तब ये फेज ट्रांजिशन के क्वेश्चन भी इस असाइनमेंट के सॉल्व कर सकते हैं. बाकी जो रिमेनिंग सिलेबस था एक्सेप्ट फेज ट्रांजिशन और थर्मोडायनेमिक्स वो आपको मैंने डिस्कस कर दिया है. नेक्स्ट लेक्चर में जूल थॉमसन इफेक्ट और मैं कंप्लीट कर दूंगा तो ये थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. कल ही आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट होगा. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपको स्पिन का कंसेप्ट बताया है, आइडेंटिकल पार्टिकल का कंसेप्ट बताया है, वो आइडेंटिकल पार्टिकल को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, स्पिन के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे और फेज स्पेस का थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए. फेज स्पेस अब क्लासिकल मैकेनिक्स में पड़ता है. जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए रिक्वायर्ड होगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा. तो उन पॉइंट्स को रिलेट करने के लिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. फेज स्पेस, आइडेंटिकल पार्टिकल्स और स्पिन जो आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में माइक्रो स्टेट्स के लिए, एनसेम्बल्स के लिए ये कहीं भी यूज होंगे तो आप इनको रिलेट कर पाएंगे. मैं स्लाइड शो कर देता हूँ. किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं. सर जहाँ पे हमने फ्री मीन पाथ पढ़ा था जी सर, जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए, तो फिर डिस्टेंस हो तो उनके बीच का जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का है वो तो घट जाना चाहिए. तो ऐसे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ रहा है. फिर ये फिर से बताइए. सर जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो एक्चुअल में जो आप पढ़ रहे हैं वो रैंडम पार्ट देख रहे हैं आप. यहाँ पे जो वेलोसिटी पढ़ रहे हैं वो भी एवरेज वेलोसिटी है और जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एवरेज डिस्टेंस है. यहाँ पे जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये मानते हैं कि मॉलिक्यूल के कोलिजन के लिए इसके डायमीटर के इक्विवेलेंट यहाँ पे एक हमने सिलेंडर कंसीडर कर लिया. इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट, इसके इनसाइड में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कोलिजन करेगा उस पार्ट से, तभी हम कैलकुलेट करते हैं. तो जो आप चेक कर रहे हैं वो आप सिंगल मॉलिक्यूल के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के टाइम को रेफरेंस लेके चेक कर रहे हैं. जबकि ऐसा नहीं है. जितने यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, मोर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हम इस मॉलिक्यूल को चेक करने लगे तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है कि इसको कोलिजन करने में ये R1 डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है तो नेक्स्ट की कोलिजन के लिए हायर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. अब आपको क्या पता यहाँ पे कि जो जो पार्ट है कि ये इससे पहले ही फॉलो करेगा, हो सकता है इससे ये पहले इस पर कोलिजन किया हो फिर इससे कोलिजन करने लगे. तो ये तो पहले से आपको नहीं पता कि मॉलिक्यूल्स कहाँ पे कोलिजन कर रहा है, तो आप एवरेज बिहेवियर कैलकुलेट करते हैं. ठीक सर, ठीक सर, ओके सर सर एक बार पेज नंबर 14 पे 7th वाला प्रॉब्लम बता दीजिए वापस से. 14 पे 7 इस पार्ट पे डाउट है. जो हमने एफिशिएंसी नोट डाउन करी है ना वो 3a/4 कैसे ली है वो नहीं समझ आया. कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 14 पे 7 ये वाली चीज है. हाँ जी, आप इसमें कह रहे हैं एफिशिएंसी कैसे नोट करिए. देखो एक बार तो स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ लें. स्टेटमेंट में ये एरो लाइक दिए हुए हैं. अगर हम इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन का रेफरेंस लें और ये एरो सेम कंसीडर करें तो ये इंजन बनेगा ही नहीं, ये रेफ्रिजरेटर बन जाएगा. क्योंकि इसमें वर्क डन नेगेटिव है, ऑन द सिस्टम वर्क करना पड़ेगा, जबकि इंजन वर्क डन करता है रेफ्रिजरेटर पे हमें वर्क करना पड़ता है. तो मैंने वो पार्ट को यहाँ पे या तो आप साइंटिफिक साइन कन्वेंशन ले लें तो नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, या मैंने जो आपको रेफरेंसेस किए हैं उनमें ये एरो को थोड़ी देर के लिए आप चेंज कर लीजिए. चेंज करेंगे तो आपको मैंने ये हिंट किया था कि
आइसोथर्मल प्रोसेस पे जो हीट ट्रांसफर है वहाँ से आप Q1 कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे चेक करिए, अब एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। अब एंट्रोपी इंक्रीज होगा तो इसके अंडर का जो एरिया है वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसका अंडर का एरिया टोटल, इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया बन गया। अब यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग सब्सटेंस रिजर्वायर से हीट टेक करेगा आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो दिस इज Q1, जो भी मैंने एरिया सजेस्ट किया। अब यहाँ पे आप चेक करिए, इसके इस प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस, टू आइसोथर्मल प्रोसेस है यहाँ पे आप कंपेयर करिए, एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है और दीज टू प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ओनली हीट ट्रांसफर दीज टू प्रोसेस में होगा और एंट्रोपी डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस हीट को रिजेक्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा, दैट इज अमाउंट Q2। अब दीज के डिफरेंस से इस टोटल एरिया में से आपने ये एरिया अंडर द कर्व डिफरेंस कर दिया, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल बना, दैट इज वर्क। तो एफिशिएंसी मैंने आपको डिस्कस किया था W/Q1। अब यहाँ पे Q1 आपने कैलकुलेट किया, एक ये बॉक्स का एरिया, एक ये बॉक्स का एरिया, एक ये बॉक्स का एरिया और ये, तो ये स्मॉल बॉक्स जो मैंने कंसीडर किया सभी सेम एरिया के हैं, उसका एरिया मैंने A कंसीडर कर लिया, तो ये 4 टाइम्स बन गया। और इस साइक्लिक प्रोसेस का जो एरिया है इसमें 3 बॉक्सेस इंक्लूड हो रहा है, तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो रेशियो 3/4 है। क्लियर हुआ? ओके सर, यस सर। और पूछना किसी को? सर कल वो एक मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड 1 डायमेंशन के लिए करवाया था, उसके अंदर जो कांस्टेंट है ए, उसकी वैल्यू मेरी ये नहीं निकल पा रही, मतलब m/2 पाई kBt की पावर 1/2, एक 2 फैक्टर एक्स्ट्रा और आ रहा था सर, पता नहीं क्यों। फिर से बोलिए। सर मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1 डायमेंशन था ना कल, उसके अंदर जो कांस्टेंट था ए, जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए निकाला था, उसकी वैल्यू ये नहीं आ पा रही, मतलब m/2 kBt की पावर 1/2, मतलब एक 2 फैक्टर एक्स्ट्रा और आ रहा था सर यहाँ पर। ये 2 फैक्टर की बात कर रहे होंगे ना? यस सर। दरअसल रीजन क्या है मैं आपको सजेस्ट करते रहा हूँ, ये पॉइंट को चेक करें। जब हमने 3 डायमेंशन लिया था, ये मुझसे मिस्टेक हो गया होगा यहाँ पे 1 डायमेंशन लिमिट में प्लेस करते हो, बाकी में करते हो, बट मैं रीजन सजेस्ट कर दे रहा हूँ। जब हमने स्फीयर ड्रॉ किया 3 डायमेंशन में, पॉइंट को रिलेट करेंगे थोड़ा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो स्फीयर में आप चेक करिए, ये एक्स पॉजिटिव पे जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है। यस सर। वाई डायरेक्शन के लिए भी ये वाई पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जेड के लिए भी पॉजिटिव नेगेटिव है। इट मींस स्फीयर का एरिया हम कार्टेशियन में अगर कैलकुलेट करने लगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। बट यही पार्ट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 0 to इनफिनिट, 0 to पाई, 0 to 2 पाई। तो यहाँ तो वो 2 फैक्टर हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा था, क्योंकि हमने ये जो 2 फैक्टर का कंडीशन था या नेगेटिव वाली लिमिट का कंडीशन था वो इनसे इंक्लूड हो गया, जो 1 डायमेंशन में इंक्लूड नहीं हो। तो ये आप 1 डायमेंशन में सभी कैंडिडेट लिमिट को ये -∞ to +∞ इंक्लूड करेंगे, तब आ जाएगा सर। पर ये यहाँ पर डाउट आपको ये होगा कि नेगेटिव स्पीड क्यों आ रहा है? यस सर। जस्ट नेगेटिव इसलिए लिया है, जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो वैसे तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, बट इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर ये हमने रेफरेंस एक्सिस एक्स लिया तो पार्टिकल इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, बट दोनों केस में ये जो वेलोसिटी है वो तो चेंज हुई, बट स्पीड की जो वैल्यू है वो डबल हो गई, तो इसको हम 2 टाइम्स कर सकते हैं। ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। हेलो सर। हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 19 पर स्टार्टिंग के 1-2 स्टेप बता देंगे? 25 पेज पे नहीं सर, पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 25। स्लाइड बता दीजिए मुझे। सर स्लाइड बताओ। ये हाँ जी, हाँ सर, ये प्रॉब्लम में 2 मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव वेलोसिटी आप यही डिफाइन करेंगे या ये डिफाइन करेंगे v2 - v1? बोलिए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, हो सकता है आपने स्टेटमेंट को इग्नोर किया हो। A gas molecules of which have mass m is at equilibrium at absolute temperature T, the root mean square of relative velocity between 2 molecules. सेम गैस के 2 मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव वेलोसिटी का आपको रिजल्ट फाइंड करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी पहले आप यही तो डिफाइन करेंगे। यस सर, मैंने लास्ट में कंप्लीट नहीं पढ़ा सॉल्यूशन। स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। यस सर, यस। सर कल के क्वेश्चन में और डाउट था सर, जो पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 26 कराया था, वहां पर जो फाइनल आंसर है उसके अंदर लास्ट में फिर से बताइए। 37 पे क्वेश्चन नंबर 26। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। 37 पे 26, हां जी बोलिए। सर जो इसके ना लास्ट में फाइनली जो आंसर निकल रहा है कैलकुलेट करने पे, वहां पर m और एक्स्ट्रा आ रहा था सर। नहीं आएगा वो सर, पता नहीं क्यों आ रहा था सर। लास्ट रिजल्ट जो पता हो आपको, ये कंपेयर करके बताइए। एक तो वहां पे था t था और एक पार्ट था यहाँ पे del v by del t स्क्वायर था। यस सर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय del v by del p। यस सर, यही पार्ट था ना? यस सर। माइनस और था सर, हां माइनस इंक्लूड कर लेंगे। अब आप यहाँ पे चेक करिए, इसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बनाना है, तो हमें यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। यस सर। अगर आप यहाँ पे हमारा 1/v स्क्वायर होता तो टोटल का स्क्वायर लिख सकते थे, मैंने ये v स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब ऐसे यहाँ पे मैंने v मल्टीप्लाई किया
और v से डिवाइड कर लिया, यस सर, तो ये v तो एडजस्ट हो गया। यस सर, बट क्योंकि वहाँ पे जो नोटेशन दिया हुआ है वो वॉल्यूम ना देके वो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। यस सर, अब यहाँ पे आप चेक करिए स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए इस पार्ट में ये जो टर्म है, मैंने पहले इसको, ये जो v स्क्वायर टर्म है मैंने ये पार्ट इंक्लूड कर लिया, यस सर, और इसको भी मैंने सेपरेटली v बाई एम स्क्वायर कर लिया, अब तो m एडजस्ट है। यस सर, और डेल v बाई डेल t इसको मैंने लिखा यहाँ पे v बाई m। ये यहाँ पे चेक करें, ये 1 बाई v डेल v बाई डेल t, ठीक है। एक Yes, मास sir. यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे है, यस सर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पे मास एडजस्ट हो रहा है। यस सर, ये तो हो रहा है। ये मास यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, अभी क्या है ना ये पार्ट, यस सर, वो एक हो रहा है। एक पार्ट प्रेजेंट रहेगा क्योंकि एक ही पार्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे। यस सर, कोई बात नहीं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, या आप पर दोनों पार्ट एडजस्ट नहीं होंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम में अगर नहीं बनाए ये तब हो सकता है। ये एक पार्ट और चेक कर लेते हैं। ये टर्म को मैंने 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी, क्योंकि डेफिनेशन तो करेक्ट है ये यस पार्ट। सर, यहाँ पे हम चेक करते हैं अगर तो v का 1 पावर एडजस्ट हो गया, यस सर, m तभी मल्टीप्लाई होगा, तब भी आएगा, ये पार्ट आएगा। यस सर, फिर वो एम तब भी आ रहा था हाँ सर। जी हाँ जी। ओके सर, और पूछना है किसी को? और सर ये आज जो 27 पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था, इसके अंदर फोर्स से 0 क्यों लिया? मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा? आपको कोई फोर्स दे नहीं रखा है ना कोई Okay. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म दिया जो पोजीशन डिपेंडेंट हो। जब तक नहीं देगा तो आप उसको फ्री पार्टिकल मान लेंगे, क्योंकि Okay. अगर फ्री पार्टिकल नहीं कंसीडर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे किस तरह से बिहेव करेगा आप कैसे मानेंगे उसको? यस सर, अगर अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग फॉर्म मानेंगे तो आंसर फिर लगाएंगे। ओके सर, इसलिए करा था। यस सर, और पूछना है किसी को?